अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, नथिंग हैपन्स अंटिल समथिंग मूव्स, देयर इज नो लाइफ विदाउट मोशन। उसका मतलब है, उन्होंने कहा था, देयर इज नो लाइफ विदाउट मोशन, बिकॉज जीवन तभी चलता है जब कोई चीज़ हिलता है या मूवमेंट करता है। हमारा बॉडी में आप देख लीजिए, बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है तभी हम जिंदा हैं। तो मोशन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मोशन, हाउ वी कैन डिस्क्राइब ए मोशन, what are the essential components, parameters which are necessary to describe motion. We will have a quick recap on our last class, then we'll proceed with some other topics. Motion, first one is the movement of object with respect to time. This was the first description. Whenever an object moves from one point to another point and it consumes some time, therefore that situation is called motion. It's a definition. Movement of an object, change of place of an object or change of position of an object with respect to time or per unit time is called motion. This was the first description. Second one was reference point. हिंदी में इसको बोलते हैं संदर्भ बिंदु. Whenever any body or any object moves, there should be some starting point. The starting point is called reference point and this determines rest. किसी भी object का position को बताता है, that position is at rest at reference point. जब यहाँ से ये movement होता है, whenever an object moves with reference to reference point, that is called motion. देखिए दो चीज़ें हैं, रेफरेंस पॉइंट से, संदर्भ बिंदु से जब कोई वस्तु मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उसको हम मोशन बोलते हैं, और रेफरेंस पॉइंट पे कोई वस्तु बनी रहता है, चेंज नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट. इसलिए ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं. रिलेटिव टर्म्स या रिश्तेदार एक दूसरे के बगैर एक कंप्लीट नहीं हो सकते. तो मोशन को समझने के लिए हमको ये दोनों पॉइंट समझना ज़रूरी है. इसके बाद हमने डिस्कस किया था ओरिजिन. इसके बाद हमने डिस्कस किया था ओरिजिन. थोड़ा सा फर्क है. ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थान. ओरिजिन इज ए प्लेस, इज ए पॉइंट वेयर वन कैन सी मोशन. किसी मोशन को हम जिस पॉइंट पे देखते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसको हमको देखने की जरूरत नहीं. तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन में फ़र्क है. ओरिजिन नॉट फिक्स्ड व्हाइल इट इज़ ए फिक्स्ड. रेफरेंस पॉइंट हमेशा फिक्स होता है लेकिन ओरिजिन फिक्स नहीं होता. तो ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ से हम मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. उसके बाद था रेस्ट और मोशन को लेके कंफ्यूजन. मैंने आपको एक उदाहरण दिया था. व्हेन ए इज मूविंग टुवर्ड्स बी, बी थिंक दैट ए इज कमिंग टू हिम, और ए थॉट कि बी इसके पास आ रहा है. आपस में एक दूसरे को लग रहा है कि ये मूवमेंट कर रहे हैं, मैं उधर जा रहा हूँ तो उधर आ रहा है, लेकिन फैक्ट
ऐसा नहीं है। तो उस फैक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए हमने एक पांचवा ऑप्शन पढ़ा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस रेफरेंस को फिक्स करने के लिए एक्चुअली हु इज ऑन रेस्ट एंड हु इज इन मोशन, ये पता करने के लिए कि वाकई में ए मोशन में है या बी मोशन में है, ए रेस्ट में है या बी रेस्ट में है, इस चीज को क्लियर करने के लिए हमको पांचवा ऑप्शन लेना था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए मोशन एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। अब ये मोशन अपने आप तो नहीं होता, मोशन के लिए क्या चाहिए? व्हेन मोशन कंटेन्स टू थिंग्स, वन इज टाइम, दूसरा इज मूवमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो इट कंज्यूम्स टाइम। तो मोशन के लिए टाइम के साथ मूवमेंट का जरूरी है। अगर मूवमेंट नहीं है तो उसको मोशन नहीं बोलेंगे। अगर आप एक पॉइंट पे यू आर स्टैंडिंग फॉर 1 hour, you have consumed 1 hour time, बट आप मूवमेंट नहीं किया तो ये मोशन नहीं है। मोशन के लिए मूवमेंट जरूरी है और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी गति कहलाती है। यह इसका डेफिनेशन है। अब इसमें एक कंपोनेंट और है, मोशन को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी या ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई मोशन हो ही नहीं सकता। सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, व्हेन आई एम मूविंग लाइक दिस, आई नीड सम एनर्जी। दिस एनर्जी enables an object to move from one place to another place with respect to time। तो यह एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलता है मूवमेंट के लिए? अगर आप देखेंगे इस लेसन में ही हम इसको पढ़ेंगे। एनर्जी, ये ग्रेविटी हो सकता है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। व्हेन समथिंग फॉल्स फ्रीली, कोई भी चीज़ को आप ऊपर से छोड़ते हैं नीचे तो नीचे गिर जाता है, तो उसको खींचने में जो चीज़ मदद करता है वो है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। उसके अलावा मैकेनिकल फोर्स होते हैं, मैकेनिकल जिसमें इंजिन्स होता है, कार इंजन, व्हीकल इंजिन्स, ट्रेन इंजन, प्लेन इंजिन्स, जो मोशन डेवलप करते हैं, मूवमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स में। उसके अलावा नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसा विंड करंट, वाटर करंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेसन वी विल गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन। नाउ लेट्स सी लास्ट ऑफ दिस थिंग। अब इतना सारा चीज़ें हमने मोशन में पढ़ा है, मोशन मोशन मोशन। हु हैज़ डिस्कवर्ड मोशन? कोई तो ऐसा होगा जिन्होंने इसका खोज किया था। दुनिया में पहले से मोशन है, हजारों सालों से, जब से दुनिया बना है, बट इसके बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? ये थे सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने लॉ ऑफ मोशन बनाया, अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद थे जोनस केपलर। ये ऑर्बिटरी मोशन, प्लैनेट्स जो मोशन करते हैं उसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया था लोगों को। और तीसरे थे गैलीलियो गैलीली।
गैलीलियो गैलीली, ये भी मोशन में इनका भी कुछ योगदान है कि उन्होंने टेलीस्कोप बनाया था और मोशन को स्टडी किया था। उन्होंने बताया था कि चीज़ें मूवमेंट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये 3 लोग थे जो मोशन के जन्मदाता माने जा सकते हैं, या मोशन के बारे में लोगों को इसका जानकारी दिया था। आइए चलते हैं। नाउ इतनी सारी चीज़ें, हाउ टू डिस्क्राइब what are other things या other quantities which describes motion। मोशन को समझने के लिए या मोशन को समझाने के लिए हमने अभी तक जितने टर्मिनोलॉजी यूज़ किया, रेफरेंस पॉइंट, रेस्ट, मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटेड टर्म्स और ओरिजिन, इसके अलावा फिजिक्स में और कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, भौतिक राशियां हैं जो मोशन को कहीं ना कहीं दिखाती हैं। उसमें है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद उसके ऑपोजिट है डिसेलेरेशन, या इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। उसके बाद मोमेंटम। ये सारे जो टर्मिनोलॉजी, डिस्टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, स्पीड चाल, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, और डिसेलेरेशन त्वरण का ऑपोजिट जो त्वरण को कम करता है, रिटार्डेशन, दोनों एक ही चीज़ें हैं, और मोमेंटम संवेग। तो ये सारे जो शब्द आपने सुना होगा या आने वाले समय में सुनेंगे, जो इस लेसन से संबंधित है, फिजिक्स में बहुत एसेंशियल है, ये सारे वर्ड्स, ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं मोशन से जुड़े हुए हैं। इनका मोशन के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। इसीलिए इन सारे क्वांटिटीज़ को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, जितने क्वांटिटीज़ अभी हमने पढ़ा, इसमें 2 तरह के क्वांटिटीज़ होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं सदिश राशि। अभी हमने जितने भी आपको मोशन से जुड़े हुए क्वांटिटीज़ बताई, इसके अलावा बहुत सारे क्वांटिटीज़ जो मोशन से रिलेटेड नहीं है, फिजिक्स में यूज़ किए जाते हैं, उनको भी ये 2 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर रीजन। लेट्स गो टू फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? सी, वॉट एवर क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन नेचर, दुनिया में जो भी राशियां हैं उनकी अपनी एक वैल्यू होता है, उसका अपना एक पहचान है। लेट्स सी व्हाट आर दे। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, अदिश राशि ऐसी भौतिक राशियों को कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, केवल ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं मात्रा या परिमाण, या इंग्लिश में हम इसको वैल्यू भी बोल सकते हैं। वैल्यू, those physical quantities which have only magnitude, they are called scalar quantity। ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, केवल अपने परिमाण से जानी जाती हैं, they are identified by their magnitude only,
दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अदिश, यहां पे आप देखिए अदिश, दिशा का उल्टा, ऐसी राशि जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। इनको ये काम जरूर करते हैं लेकिन इनका कोई डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं होता, किस डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे डिस्टेंस एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी का। हाउ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, तो ए और बी के बीच में ये जो गैप है या जो पाथ है या जो वे है, रास्ता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? डिस्टेंस से। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दिस ए वेंट टू ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और समवेयर एल्स, यानी कि ये उत्तर में गया, दक्षिण में गया, पश्चिम में गया, इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ए बी तक पहुंचा है, यानी कि इसने कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, कुछ पाथ को कवर किया है, कुछ वे को कवर किया है। तो ये क्या बताता है? डिस्टेंस से टोटल नंबर ऑफ द पाथ कवर्ड, द सम टोटल ऑफ द वे कवर्ड, द सम टोटल ऑफ द गैप बिटवीन ए एंड बी। तो ये केवल वैल्यू बताता है कि ये बी तक गया तो उसके बीच में कितना, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर। तो जो क्वांटिटी है उसी को हम बोलते हैं परिमाण, या इसको हम क्वांटिटी भी बोलते हैं। वैल्यू, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज केवल वैल्यू बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते, ऐसे को हम डिस्टेंस बोलते हैं। एक उदाहरण आपके लिए मैं इससे थोड़ा हट के देता हूं। एक वर्ड है मास और एक है वेट। अगर हिंदी में आप इसको बोलेंगे तो ये है द्रव्यमान और ये है भार। क्या दोनों में कोई फर्क है? डेफिनेटली है। व्हाट इज मास? दुनिया में बहुत सारी चीजें बनी, मैं हूं, आप हैं, ये टेबल है और ये व्हाइट बोर्ड है, ये डस्टर है। ये जब बना है तो इसके अंदर कुछ मटेरियल होगा। तो किसी वस्तु के अंदर मटेरियल हो और उसके वजह से उसका एक वॉल्यूम हो, शेप हो, वॉल्यूम या शेप या साइज, ये चीजें उसके मटेरियल पर डिपेंड करती हैं। तो इसके अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, ये उसका मास है, क्योंकि ये क्वांटिटी है, ये वैल्यू है, तो ये स्केलर क्वांटिटी में आएगा। लेकिन अगर आप वेट को देखेंगे, वेट में दो चीजें होती हैं, मास प्लस ग्रेविटी। अगर इस मास को मैं नीचे छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल है। तो मास के साथ जब ग्रेविटेशनल पुल जुड़ जाता है तो वस्तु को वेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर आगे देखेंगे तो ग्रेविटेशन एक डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड फोर्स। तो कोई वस्तु का वेट कब बनता है? जब उसके मास के साथ ग्रेविटी ऐड होता है। इसीलिए बोलते हैं, मान लीजिए इसका वेट, इसका मास अर्थ में, क्योंकि यहां ग्रेविटेशन है, अर्थ में 50 ग्राम्स है, तो मून में जाएगा जहां पे ग्रेविटी 0 है, स्पेस, तो क्या इसका मास बदलेगा? सोचिएगा, विल इट्स मास चेंज, या इसका वेट चेंज होगा या मास चेंज होगा? सोचने वाली चीज है, आप इसको सोचिए, बहुत जेन्युइन्स है। समझने के लिए इतना काफी है कि स्केलर क्वांटिटी में एक डायमेंशन होता है, किसी चीज का एक आयाम, वो है उसका मैग्नीट्यूड, जैसे डिस्टेंस, मास, बहुत सारी चीजें, स्पीड भी है, आगे बताएंगे हम। वेक्टर में दो चीजें हैं, वेक्टर में दो चीजें हैं, जैसा हिंदी में मैंने लिखा है, सदिश, यानी कि इंक्लूडिंग दिशा। सदिश का मतलब होता है दिशा को अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन,
ये दोनों होता है, परिमाण और दिशा, ये दोनों चीजें जुड़ जाएं तो ये बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। तो अगर आप देखेंगे, जैसे वेट का भी मैंने बताया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनकी जब डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इनको हम क्यों वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, एक से ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं। उसमें एक डायमेंशन उसका वैल्यू होता है, दूसरा डायमेंशन उसका डायरेक्शन होता है। कोई चीज़ अगर मैं बोलता हूँ ए मूव टू बी इन नॉर्थ डायरेक्शन, यहां पे मैंने डायरेक्शन यूज किया, तो यहां से उसने जो ये डिस्टेंस तय किया है उसको हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये फर्क है। ये बी गया नॉर्थ को, नॉर्थ इज अ डायरेक्शन, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए फ्रॉम ए टू बी विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक तो पाथ पहले जैसे बताया था, प्लस डायरेक्शन। व्हेन पाथ इज कवर्ड विथ ए पर्टिकुलर डायरेक्शन देन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके डेफिनेशन में हम जब जाएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, तो आपको ये चीजें क्लियर होगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ लेट्स गो टू uniform motion. It is very important. If you see, motion has got various prospect. Motion में prospects, अगर इसको हम हिंदी में बोलेंगे, इसको कई रूपों में हम देख सकते हैं गति को। अगर आप देखेंगे, देयर आर स्लो एंड फास्ट मोशन, स्लो एंड फास्ट मोशन, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए, इस तरह के मोशन के कई सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। उसके काम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से मोशन अलग अलग रूप में डिफाइन होता है। आपको इस लेसन में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है। तो हम चलते हैं यूनिफॉर्म नॉन मोशन की तरफ। Our next topic is uniform and non-uniform motion। हिंदी में इसको बोलते हैं समान एवं असमान गति। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना भी है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, ग्राफ्स कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हमको इसमें समझना है। आइए सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म। ये वर्ड आपने सुना है डेफिनेटली, स्कूल्स में आपको पूछा जाता है आप यूनिफॉर्म में आइए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है अलाइक या एक समान। जब कोई चीज़ या वस्तु या सिचुएशन एक जैसा दिखाई दे। आपके स्कूल में सभी विद्यार्थी एक ही कलर के यूनिफॉर्म पहनते हैं, छोटा भी सेम, बड़ा भी सेम, साइज छोटा बड़ा हो सकता है बट यूनिफॉर्म एक जैसे ही है कपड़े का। इसी तरह जब कोई मोशन के लिए दो चीज़ें जरूरी है, मैंने आपको बताया था। व्हाट इज दैट? डिस्टेंस
या डिस्प्लेसमेंट, या कुल मिला के इसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बाय टाइम। किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए या किसी चीज को डिस्प्लेस होने के लिए जो टाइम लगता है, किसी पर यूनिट टाइम पे जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मोशन। तो मोशन में ये दो कंपोनेंट हैं, ये दोनों कंपोनेंट जब इक्वल प्रोपोर्शन में चले, मतलब एक कार है, ए से स्टार्ट हुआ, बी में पहुंचा, इसे 10 किलोमीटर, और इसको टाइम लगा 30 मिनट्स। उसके बाद फिर बी से सी में गया 10 किलोमीटर, इसको टाइम लगा 30 मिनट। देन आप देखेंगे सी से फिर डी में गया 10 किलोमीटर्स, फिर टाइम लगा 30 मिनट। अगर आप यू कीप ऑन वॉचिंग दिस, ए कार इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी which is 10 kilometer, it took 30 minutes. Then B to C, again 10 kilometer, it took 30 minutes. Then C to D, again 10 kilometer, it took 30 minutes. तो इसकी स्पीड क्या हुई, इसका हर 30 मिनट में ये 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है। यानी कि जो मूवमेंट है, जो डिस्टेंस है, या जो डिस्प्लेसमेंट है, 10 10 10, तीनों कंडीशन में इट इज ऑफ 10 किलोमीटर। एंड टाइम देखेंगे आप 30 30 30, यानी कि टाइम इंटरवल भी 30। सो यूनिफॉर्म मोशन इज ए टाइप ऑफ मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट completes a particular distance in equal interval of time। यहां पे बहुत जरूरी एक वर्ड है, इक्वल इंटरवल। क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे आपके स्कूल्स में क्लासेस होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। व्हाट इज मीन पीरियड? दे आर मेड अप ऑफ 40 और 45 मिनट्स। एक पीरियड 40 का है तो अगला पीरियड भी 40 का है। जैसे एक पीरियड खत्म होता है, वहाँ से फिर 40 मिनट्स का दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से 40 मिनट्स का तीसरा पीरियड स्टार्ट होता है। कि हर पीरियड्स डिफाइंड है स्पेसिफिक टाइम में, यहाँ भी ऐसे है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, या उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, या उसका मूवमेंट इक्वल होता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको बोलते हैं समान गति या एक समान गति। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म गति कर रहा है, सपोज ए कार इज मूविंग यूनिफॉर्मली, मीन्स उसका स्पीड शुरू से लेकर के लास्ट तक कांस्टेंट होगा। क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसका क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट होगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक उसका स्पीड एक ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं स्टेडी मोशन। इसको बोलते हैं STADY, स्टेडी मोशन। एक ही फ्लो में जाना, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम। तो शुरू से नाउ विल सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
विल मेक ग्राफ, कंपैरेटिव ग्राफ बनाएंगे अभी मैं आपके सामने, ताकि ये चीज़ें एक साथ आपको समझ में आ जाए। सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंसेस, unequal distances in equal interval of time. देखिए थोड़ा सा फर्क है, यूनिफॉर्म में था इक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पे अनइक्वल डिस्टेंसेस, थोड़ा सा फर्क है। यहां पे अगर आप सेम एग्जाम्पल को देखेंगे, कार इज मूविंग ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. See here, time are same, but first इसने 10 किलोमीटर चला, उसके बाद आ गया 8 किलोमीटर पे, उसके बाद गया 13 किलोमीटर। इफ यू सी कंपेयर विद द प्रीवियस सिचुएशन, पिछले सिचुएशन से इसको आप कंपेयर करके देखिए। यूनिफॉर्म में क्या था, इक्वल डिस्टेंसेस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंसेस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो इसने करेक्ट लिया, टाइम पीरियड करेक्ट मेंटेन किया, बट जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था, मूवमेंट था, वो अनइक्वल था। बिकॉज पहले यहां से यहां तक पहुंचा, उसके बाद सुबह सुबह निकला, ट्रैफिक कम था, उसके बाद बीच में 7-8 बज गया था तो ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, स्कूल्स के बसेस चलने लगे, उसका स्पीड कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, 8 किलोमीटर 2 किलोमीटर कम हुआ। उसके बाद जब उसको थोड़ा रोड खाली मिला तो बहुत तेज चलाया और 13 किलोमीटर पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स ए मोशन इन विच द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अनइक्वल एंड टाइम टेकन इज इक्वल, तो अनइक्वल distances are traveled in equal interval of time, that situation is called non-uniform motion. When equal distances are covered with equal interval of time is called uniform motion. इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं स्टेशनरी या स्टेशनरी, यानी कि स्थिर है, ना बढ़ता है ना कम होता है, और इसको बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड, इसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड, इसको बोलेंगे स्टेशनरी स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। एक निश्चित स्पीड से वो चल रहा है, न ज़्यादा न कम। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहले ज़्यादा था, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, तो ट्रैफिक और सिचुएशन के हिसाब से वो बढ़ रहा है। तो ज़्यादातर जो मोशंस होते हैं दुनिया में वो इस तरह के होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन will be taken by me in next class, and by that time be safe, be at home. Thank you.